वेलकम बैक टू परचम पॉलिटी सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ पर आज हम बात करेंगे अपने कमीशन से। तो आज हम बात करेंगे अपने फाइनेंस कमीशन पे, फिर आने वाले समय पे हम इलेक्शन कमीशन हो गया, नीति आयोग हो गया, कैग, सीबीसी और जितने भी हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनके बारे में डिस्कशन होगा। उसके बाद हम स्टैचुरी इस बॉडी पे डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है और स्टैचुरी बॉडी क्या होती है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी जो हमारे संविधान के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में मेंशन होती हैं, वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती है। जैसे कि हमारा अगर हम आर्टिकल 280 उठाते हैं तो वहाँ पे फाइनेंस कमीशन मिलता है। आर्टिकल 3 to 4 उठाते हैं तो आपको इलेक्शन कमीशन मिलता है। तो मतलब हमारे संविधान के किसी न किसी आर्टिकल में ये बातें मेंशन है, इसलिए ये सभी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं। लेकिन कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी कोई बॉडी जो किसी एक्ट को पास करके बनाई जाती है तो हम उसे स्टैचुरी बॉडी कहते हैं। तो हम धीरे धीरे इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इनमें कितने मेंबर्स होते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट होती है, क्वालिफिकेशन क्या होती है और क्या और सारी बातें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा मैंने कुछ क्वेश्चन 15th नंबर के फाइनेंस कमीशन पे लिए हैं, क्योंकि अभी हमारे देश में जो फाइनेंस कमीशन काम कर रहा है ना, वो हमारा 15वें नंबर का 15th नंबर का फाइनेंस कमीशन है। ठीक है। और इनकी अपनी एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की गई है, तो उस रिपोर्ट से रिलेटेड हम एमसीक्यू पर भी ध्यान देंगे। ये अपनी रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट को देंगे और पार्लियामेंट में पेश होने के बाद पब्लिक के लिए ये रिपोर्ट आती है। तो 15 नंबर के फाइनेंस कमीशन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक करके सारे फैक्ट्स को सीखना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द फाइनेंस कमीशन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हमें वित्त आयोग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आंसर हो जाएगा हमारे आर्टिकल नंबर 280 में। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 280 है वहां पर आपको फाइनेंस कमीशन की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बड़ा आसान सा प्रश्न था। तो अगला प्रश्न आपके दिमाग में ये बनना चाहिए कि फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है। तो आपको पता है कि आप सर्विस टैक्स और जीएसटी और कितने सारे टैक्स हम पे करते हैं। अब इस टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ज़रूरत होती है देश चलाने के लिए पैसों की, स्टेट गवर्नमेंट को भी अपनी स्कीम्स को रन करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो ये जो टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सारे काम जो है वो फाइनेंस कमीशन करता है। तो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम, टैक्स को अलॉट करने का काम बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये काम फाइनेंस कमीशन करते हैं। फाइनेंस कमीशन जो है उन्हें अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये बात आर्टिकल 280 में मेंशन है। और जो फाइनेंस कमीशन अपॉइंट किया जाता है वो 5 सालों के लिए, 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है। मतलब अभी हमारे देश में 15th नंबर का फाइनेंस कमीशन काम कर रहा है, जो कि 2021 से 2026 तक काम करेगा। तो 2021 से 2026 तक 15th नंबर का फाइनेंस कमीशन काम करेगा। 15th नंबर के फाइनेंस कमीशन को नवंबर 2017 में बनाया गया था। और जो हमारे फाइनेंस कमिश्नर होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। और अभी हमारे फाइनेंस कमिश्नर या 15th नंबर के फाइनेंस कमीशन कौन है, एन.के. सिंह है। तो आप एन.के. सिंह जी का नाम बिल्कुल भूलेंगे नहीं। एन.के. सिंह अभी हमारे 15वें नंबर के वित्त आयुक्त हैं। 2017 में फाइनेंस कमीशन बना था 15वें नंबर का। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। हमारा जो फाइनेंस कमीशन होता है उसमें तो एक आपका क्या हो जाएगा, चेयरमैन हो जाएगा, और 4 दूसरे मेंबर्स भी होते हैं जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। सबसे पहला अगर हम फाइनेंस कमीशन बात करते हैं तो सबसे पहला जो फाइनेंस कमीशन बना था वो 1951 में बना था। और हमारे पहले जो फाइनेंस कमिश्नर थे वो कौन थे, के.सी. न्योगी। तो के.सी. न्योगी भारत के पहले वित्त आयुक्त थे। और पहला जो वित्त आयुक्त बना था वो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया था। इस बात को भी याद रखिएगा। पहला नंबर का जो फाइनेंस कमीशन था वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था और पहले नंबर के जो फाइनेंस कमिश्नर थे वो के.सी. न्योगी थे। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। उसी प्रकार ये जो फाइनेंस कमिश्नर होता है ना, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करते हैं। अभी 15वें नंबर के फाइनेंस कमीशन काम कर रहे हैं जो कि एन.के. सिंह है। लेकिन आपको 14th नंबर के 14वें नंबर के फाइनेंस कमिश्नर का नाम भी पता होना चाहिए। 14th नंबर के फाइनेंस कमीशन वाई.बी. रेड्डी थे। वाई.बी. रेड्डी 14वें नंबर के थे, एन.के. सिंह 15वें नंबर के हैं, फर्स्ट नंबर के के.सी. न्योगी थे। ठीक है। वहीं आर्टिकल 281 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो रिलेट करता है रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, है ना, कि किस तरीके से फाइनेंस कमीशन अपने रिकमेंडेशन देगा। ये बातें आर्टिकल 281 में मेंशन है। इसके अलावा यहाँ पर एक और नोट है कि 73rd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1993 है उसमें स्टेट फाइनेंस कमिश्नर की भी बात की गई थी, जो लोकल गवर्नमेंट के लिए अपनी रिपोर्ट्स को सबमिट करेगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फाइनेंस कमिश्नर।
तो यहाँ पे सॉरी कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फाइनेंस कमीशन में कितने लोग होते हैं या किस तरीके से ये बनता है। तो मैंने कहा था कि एक चेयरमैन होता है और 4 दूसरे मेंबर्स होते हैं जिनको अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। तो ऑप्शन सी उस लिहाज से बिल्कुल सही हो जाएगा कि चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 15वें नंबर के फाइनेंस कमिश्नर चेयरमैन एन.के. सिंह है, एक सेक्रेटरी है जिनका नाम है अरविंद मेहता, और यहाँ पे अगर आप मेंबर देखेंगे तो अनूप सिंह जी हैं, अशोक लहरी हैं, रमेश चंद्र हैं और शक्तिकांत दास भी। जब फाइनेंस कमीशन बनाया गया था ना 2017 में, तब शक्तिकांत दास भी फाइनेंस कमिश्नर के मेंबर थे, लेकिन 2018 में फिर जब भी आरबीआई के गवर्नर हुए उसके बाद इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था इस पोस्ट से। तो अब ये फाइनेंस कमीशन के मेंबर नहीं है। जब बनाया गया था तो शक्तिकांत दास भी फाइनेंस कमिश्नर के मेंबर थे। तो ये 15 नंबर का फाइनेंस कमीशन जब बनाया गया था तो उस समय का ही कंपोजिशन आपको स्क्रीन में दिख रहा है। एक चेयरमैन है और 4 मेंबर हैं और एक सेक्रेटरी भी है जो कि अरविंद मेहता जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेंबर देख सकते हैं, नंद किशोर सिंह एन.के. सिंह चेयरमैन है, अरविंद मेहता सेक्रेटरी हैं। फुल टाइम मेंबर में आपको अजय नारायण झा, अनूप सिंह, अशोक लहरी और रमेश चंद्र फुल टाइम मेंबर अशोक लहरी फुल टाइम मेंबर मिलेंगे, वहीं रमेश चंद्र आपको पार्ट टाइम मेंबर में मिलेंगे। और शक्तिकांत दास जी भी पहले थे, लेकिन आरबीआई गवर्नर बनने के बाद इन्होंने 2018 में रेजिग्नेशन दे दिया था। ठीक है, अब फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर बनने के लिए कुछ तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ये बात हमने सीख ली कि एक चेयरमैन होता है, 4 मेंबर होते हैं, राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करता है, वो सारी चीज़ें सही हैं। अब इनकी प्रोसीजर क्या होती है, तो जो भी रूल्स होते हैं, प्रोसीजर होती है इनके सिलेक्शन की, वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। मतलब फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं और मेंबर हैं उनके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया डिसाइड करने का काम पार्लियामेंट का होता है। लेकिन ये जो चारों मेंबर होते हैं या फिर सेक्रेटरी हैं या चेयरमैन हैं, ये इन्हें फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना। ये चारों जो मेंबर हैं वो क्वालिफाइड होने चाहिए हाई कोर्ट के जज बनने के लिए। इन्हें फाइनेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फाइनेंशियल मैटर्स पे इनको अनुभव होना चाहिए, तब ये इस पोस्ट पे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रोल फंक्शन आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट अंडर द परव्यू ऑफ फाइनेंशियल कमीशन। इनमें से कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फाइनेंस कमीशन के अंदर नहीं आती। तो पहला लिखा है शेयरिंग ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। बिल्कुल, जो हमारे टैक्स होते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन का काम फाइनेंस कमीशन करता है, ये बात सही है। नेक्स्ट है रिकमेंडिंग प्रिंसिपल ऑफ गवर्निंग द ग्रांट इन एड टू स्टेट बाय द सेंटर। तो बिल्कुल, अगर आपको किसी को अनुदान देना है, ग्रांट देना है, दूसरे देशों की मदद करनी है या किसी स्टेट को किसी स्कीम के लिए ग्रांट देना है, तो ये सभी बात का रिकमेंडेशन भी फाइनेंस कमीशन करेगा। रिकमेंडेशन ऑन द मैटर रिफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द साउंड फाइनेंस। बिल्कुल, ये बात भी सही है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि प्रिपरेशन एंड द पीरियोडिकल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, ये बात फाइनेंस कमीशन के अंदर नहीं आता। तो ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हो जाएंगे। इन विच ईयर डिड द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो कब पहला फाइनेंस कमीशन अस्तित्व में आया, तो 1951 में आया। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर बोला गया कि पहले नंबर के फाइनेंस कमिश्नर कौन थे इंडिया के, तो आंसर हो जाएगा के.सी. न्योगी थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आप यहाँ पे इस पूरी लिस्ट को देख सकते हैं कि पूरे के पूरे आपको यहाँ पे फाइनेंस कमिश्नर मिलेंगे। पहले के.सी. न्योगी थे। ठीक है, आपको यहाँ पर 13वें नंबर के याद रखना है विजय केलकर, 14वें नंबर के हैं वाई.वी. रेड्डी और 15वें नंबर के हैं एन.के. सिंह। तो इन 4 लोगों के नाम आपको याद रखने हैं, 13, 14, 15 और पहला। 13वें नंबर के विजय केलकर जो कि 2010 से 2015 में रहे थे। फिर 14th नंबर के वाई.वी. रेड्डी थे 2015 से 2020, और अभी एन.के. सिंह 2021 से 2026 तक रहेंगे। ठीक है, लिखा है हु इज द चेयरमैन ऑफ द 14th फाइनेंस कमिश्नर ऑफ द इंडिया। तो 14 नंबर के फाइनेंस कमिश्नर कौन है, वाई.वी. रेड्डी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है 13th फाइनेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया हुज चेयरमैन वॉज विजय केलकर। तो 13वें नंबर के फाइनेंस कमिश्नर कौन थे, विजय केलकर थे। हैड अलोकेटेड व्हाट परसेंट ऑफ द सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू वर शेयर बाय द सेंट्रल विद द स्टेट। अब पूरा का पूरा 100% आपका टैक्स है, जीएसटी ही मान लेते हैं, चलो सेंट्रल के पास इकट्ठा हुआ। अब इस टैक्स का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्टेट और सेंटर के बीच में, और इस बात का रिकमेंडेशन कौन करता है, हमारे फाइनेंस कमीशन करते हैं। तो विजय केलकर कमेटी ने कहा था कि यहाँ पर 32% जो है वो स्टेट को देंगे, बाकी सारा पैसा किसके पास रहेगा, सेंटर के पास रहेगा। ये आपको विजय केलकर की 13 नंबर की फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट से पता चलता है। लेकिन अभी चल रही है हमारी 15 नंबर की फाइनेंस कमिश्नर की रिपोर्ट, तो उनके रिकमेंडेशन क्या है। तो 15 नंबर की फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट जो है
वो भी हम देख लेते हैं, 1 मिनट देखो। 13th नंबर की फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि हम टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, हम स्टेट को जो है वो 32% टैक्स देंगे। वहीं 14th नंबर की फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि हम स्टेट्स को 42% जो है वो टैक्स देंगे। और जो 15th नंबर का फाइनेंस कमीशन बना उसने कहा कि हम स्टेट को 41% जो है वो टैक्स देंगे। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो विजय केलकर कमेटी से या विजय केलकर जो फाइनेंस कमीशन था 32, वाई रेड्डी 42 और 15वें में NK सिंह 41। ठीक है, इतनी चीज़ें याद हो गई। तो यहाँ पे देखिए जो 15 नंबर का फाइनेंस कमीशन था, इन्होंने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में 1 फरवरी 2020 को सबमिट की थी। ठीक है, 1 फरवरी 2020 को 15वें नंबर के फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखा था और इन्होंने कहा था कि यहाँ पे स्टेट इन द सेंटर टैक्स इज टू बी 41%। तो 41% जो शेयर है वो स्टेट के पास होंगे। और जबकि इसके पहले जो YV रेड्डी का कमीशन था उसने 42% कहा था, इसने 41% कहा है। तो इन्होंने कहा कि ये जो 1% का डिक्रीमेंट है या आप डिफरेंस देखते हैं, ये 1% जो है वो हमारी नई यूटी जो बनी है ना, लद्दाख वाली यूटी जो बनी है, उसके हम डेवलपमेंट के काम करेंगे। मतलब 1% जो हमने यहाँ पे रिडक्शन किया है स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस में, वो हम 1% लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जो है वो यूनियन टेरिटरी को क्रिएट करने में फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे। बात क्लियर हो गई इतनी चीज़ें। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द 13 फाइनेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया? कौन है चेयरमैन? तो आंसर हो जाएगा विजय केलकर है। ठीक है, ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 15th फाइनेंस कमीशन इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? बोला गया है कि 15वें नंबर का फाइनेंस कमीशन 27 नवंबर 2017 को बना था, बिल्कुल सही है। 15th नंबर के फाइनेंस कमीशन NK सिंह है, बिल्कुल सही है। द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन विल कवर द 5-year पीरियड 21 to 26, ये बात भी बिल्कुल सही है। लिखा है कि फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 30 अगस्त 2020 को दी थी। तो अभी हमने देखा आपको कि 1 फरवरी 2020 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी थी। तो चौथा स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। समझ में आया ना? तो इस रिपोर्ट से ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि अभी 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है, 2026 तक यही चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू 15th फाइनेंस कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा करेक्ट है। द टर्म ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन वॉर एक्सटेंडेड फॉर द 2 year रिसेंटली। तो 15वें नंबर का जो फाइनेंस कमीशन है उनका जो टेन्योर है वो 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। टेन्योर तो तब बढ़ेगा ना जब खत्म होगा। अभी 21 से 26 तो यही रहने वाले हैं, तो कहाँ से टेन्योर के बढ़ने की बात आ गई? तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इट रिकमेंडेशन विल बी एप्लीकेबल फॉर द 6 year एंड नॉट द कन्वेंशनल 5-year पीरियड। हाँ, ये बात सही है कि जो फाइनेंस कमिश्नर होते हैं ना, उनको जैसे कि 2021 से 26 तक ये लोग रहेंगे, तो इनका जो रिपोर्ट रहेगी, इनकी जो रिकमेंडेशन रहेगी, रिकमेंडेशन को 6 साल के लिए फॉलो किया जाता है, जबकि इनका टेन्योर आप देखोगे तो 5 साल को देखने को मिलेगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, जबकि पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो केवल 2 सही है। अच्छा, जो 15th नंबर की फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को 1 फरवरी 2020 को आपने पार्लियामेंट में रखा था, उस रिपोर्ट का टाइटल क्या था? तो देखो 1 फरवरी का समय था और 2020 उस समय कोविड-19 चल रहा था देश में, तो टाइटल भी वैसा ही कुछ था। तो बिल्कुल फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसलिए इस रिपोर्ट का टाइटल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम, ये रिपोर्ट का टाइटल था जो 15th फाइनेंस कमीशन ने सबमिट की थी। ठीक है, अब देखो इसकी रिपोर्ट में और क्या बातें की गई थी। तो पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि 41% शेयर जो है वो स्टेट को दिया जाएगा। दूसरी बात, इस 15th नंबर के फाइनेंस कमीशन में कही गई थी कि हम 2 प्रकार के हायर एजुकेशन ग्रांट्स देंगे, मतलब अनुदान देंगे 2 प्रकार के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को फॉर प्रमोशन। साथ ही साथ कोविड का समय था तो ऑनलाइन प्रमोशन भी करना था एजुकेशन का, तो ऑनलाइन प्रमोशन के लिए 5,000 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए थे ग्रांट। और डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज इन रीजनल लैंग्वेज, उसके लिए भी ग्रांट जो है वो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में मेंशन था। इसके अलावा GST अकाउंट फॉर 35% ऑफ द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ऑफ द यूनियन एंड GST अकाउंट फॉर द अराउंड 44% ऑफ द ओन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द स्टेट। ये बात भी यहाँ GST के संदर्भ में कही गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन? इनमें से कौन से 15वें नंबर के फाइनेंस कमीशन के मेंबर नहीं है? तो अभी हमने देखा कि एक चेयरमैन है, एक सेक्रेटरी है और 4 मेंबर है। अशोक लहरी बिल्कुल है, अजय नारायण झा है, रमेश चंद्र है, लेकिन राजीव कुमार का नाम आपने नहीं देखा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15th नंबर के फाइनेंस कमीशन के बारे में आप देखेंगे। 15th नंबर का फाइनेंस कमीशन को लीड कौन कर रहे हैं? तो NK सिंह कर रहे हैं। इन्होंने 1 फरवरी को अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। इनकी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन 2021 से 2026 तक मानी जाएंगी।
ऑनरेबल प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट दी थी, फिर पार्लियामेंट में रखी थी और पार्लियामेंट के बाद ही ये पब्लिक में आती है। ये जो रिपोर्ट थी उसका हमने टॉपिक तो देख लिया है, लेकिन ये जो रिपोर्ट थी ये 4 वॉल्यूम में, ये 4 कह सकते हैं कि पार्ट्स में दी थी, 4 वॉल्यूम थे। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में मेन रिपोर्ट था, मेन डेटा था। वॉल्यूम 3 जो है यूनियन गवर्नमेंट के बारे में था उसमें, और वॉल्यूम 4 में स्टेट गवर्नमेंट के बारे में था। ठीक है, तो इस तरीके से 4 पार्ट्स में इस रिपोर्ट को सबमिट किया गया था। यहाँ पर जो अगर हम फाइनेंस कमीशन के मेंबर देखेंगे तो श्री अजय नारायण झा, प्रोफेसर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लहरी और रमेश चंद्र जी यहाँ पर मेंबर थे, जबकि साथ ही साथ सेक्रेटरी कौन है, अरविंद मेहता है। तो इस बात को याद रखिएगा, ये पूरा न्यूज़ आपको पीआईबी में और डिटेल में देखने को मिल जाएगा। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन? तो कौन है? एन.के. सिंह है, नंद किशोर सिंह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हेन इज द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द फाइनेंस कमीशन अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन? तो जब फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट सबमिट होती है तो उसके बाद पब्लिक डोमेन में कब आती है, लोगों के लिए कब आती है? तो जब पार्लियामेंट में से रखा जाता है, आफ्टर इट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट, उसके बाद जब है इसे पब्लिक डोमेन में लाया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू द फाइनेंस कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट है, बताना है इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है कि फाइनेंस कमीशन एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। दूसरा लिखा है कि रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर। तो पहला लिखा है कि एक स्टैच्यूटरी बॉडी है फाइनेंस कमीशन। तो अभी हमने देखा कि आर्टिकल नंबर 280 में आपको फाइनेंस कमीशन मिलेगा, और जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी आर्टिकल में होता है मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ना कि स्टैच्यूटरी। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फाइनेंशियल कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, और बिल्कुल रिकमेंडेशन जो फाइनेंशियल कमीशन की होती है वो एडवाइजरी नेचर की होती हैं। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो बस 2 आर्टिकल आपको फाइनेंस कमीशन के याद रखने, आर्टिकल 280 और आर्टिकल 281। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट रिकमेंडेड इन द 15th फाइनेंस कमीशन? इनमें से कौन सी बातें 15वें नंबर के वित्त आयुक्त के द्वारा नहीं की गई थी? ग्रांट टू स्टेट आर डिवाइडेड इनटू पंचायत एंड म्यूनसिपल पार्टीज। म्यूनसिपल बॉडी, जो भी स्टेट को हमने ग्रांट दिया है वो पंचायत और म्यूनसिपल बॉडीज के बीच में भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट एंड सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट। किसी राज्य का कैसा परफॉर्मेंस है और किसी सेक्टर में कितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ग्रांट दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। सेटिंग अप ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड और सेटिंग अप स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड, तो कौन सा रिकमेंडेशन नहीं था? तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि परफॉर्मेंस बेस्ड यहाँ पे ग्रांट सेक्टर मतलब दिया जाएगा, तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। लिखा है कि कौन सा नहीं है, तो सेकेंड वाला था, पहला वाला नहीं था, ऐसा इन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। इन्होंने कहा कि हम 41% जो है वो स्टेट को देंगे, ये बात कही गई थी। ये नहीं कहा गया था कि हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो स्टेट का लुकआउट है कि स्टेट पंचायत को और म्यूनसिपल को कितना देना चाहता है, ये फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में नहीं था। ठीक है, इसके अलावा पहला तो सही, पहला गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर चौथा स्टेटमेंट भी सही है, सेटिंग ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड, हर एक राज्य में डिजास्टर मैनेजमेंट फंड को बनाया जाएगा। तो दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है, जबकि पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतनी चीज़ें याद रखनी है। अब यहाँ पर देखिएगा, एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पे जो डेटा तैयार किया गया कि आपको फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट बनानी है, आप किसी राज्य को फंड देंगे तो उसकी जनसंख्या का आधार भी पता होना चाहिए, उसमें आपको फॉरेस्ट के लिए कितना फंड देना है, डेमोग्राफी के लिए कितना आपको फंड की ज़रूरत है, तो आपको एक सेंसस के आंकड़ों की ज़रूरत होगी। तो 1971 और 2011 दोनों सेंसस के आंकड़ों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट को तैयार किया गया था, लेकिन वेटेज ज़्यादा 1971 के डाटा को दिया गया था, है ना, और 2011 के आंकड़ों को भी यहाँ पे शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। चलो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द वॉल्यूम 3 ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट एड्रेस इशू रिलेटेड टू। तो वॉल्यूम 3 जो था, जैसा कि मैंने कहा कि जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट थी वो 4 वॉल्यूम में थी, तो वॉल्यूम 3 में क्या था? तो वॉल्यूम 3 में यूनियन गवर्नमेंट का डेटा था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, विच आर द 2 बेस ईयर of the population taken by the 15th फाइनेंस कमीशन फॉर द टैक्स कैलकुलेशन फॉर द स्टेट। तो कौन से 2 बेस ईयर का डेटा यहाँ पे 15th फाइनेंस कमीशन ने अपने टैक्स कैलकुलेशन में लिया था? 1971 2001 का, 1971 का, 2011 का, 1971 और 2011 का। आपका जो भी आंसर होगा आप हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आई थिंक आपको फाइनेंस कमीशन और 15th नंबर के फाइनेंस कमीशन से बहुत कुछ चीज़ें यहाँ से सीखने को मिली होंगी। इसके बाद हम इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आपको PDF वेबसाइट से मिल जाएगी। टेक केयर एंड बाय बाय।